बीए पार्ट सेकेंड ईयर फिलॉसफी पेपर सेकंड लॉजिक की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं हीरू पैरवानी सह आचार्य सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। बच्चों, लॉजिक में हम कैटेगरिकल प्रपोजिशंस पर चर्चा कर रहे थे। उसी से ही मिलता जुलता है, उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज टर्म्स पर चर्चा करेंगे, पद पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि तर्क वाक्य जो है किसी भी वस्तु के बारे में या तो पॉजिटिव है या नेगेटिव कथन है, यानी भावात्मक है या निषेधात्मक कथन है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि किसी भी तर्क वाक्य के 3 अंग होते हैं। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय और एक संयोजक। अब उद्देश्य कहते किसे हैं, विधेय किसे कहा जाता है, इसकी भी परिभाषाएं आपके एग्जामिनेशन पेपर में सेक्शन ए में पूछी जाती हैं कि उद्देश्य से आप क्या समझते हैं, विधेय से आप क्या समझते हैं। तो उद्देश्य या सब्जेक्ट वह शब्द या शब्दों का समूह है जिसके विषय में कुछ कहा जाए। जैसे राम मेहनती लड़का है, तो इसमें जो सब्जेक्ट टर्म है, जो राम है, वो ही उद्देश्य है। ठीक है। दूसरा है प्रेडिकेट या विधेय। विधेय वह शब्द या शब्दों का समूह है जो उद्देश्य के बारे में कुछ कहे। जैसे राम मेहनती लड़का है, राम इज़ अ हार्ड वर्किंग बॉय। इसमें राम उद्देश्य है, जो मेहनती लड़का शब्द है ये विधेय कहलाता है। ठीक है। अब संयोजक, जिसे अंग्रेजी में हम कैपुला कहते हैं, संयोजक वह शब्द है जो उद्देश्य और विधेय में संबंध स्थापित करता है या उद्देश्य और विधेय को जोड़ता है। जैसे राम मेहनती लड़का है, इसमें राम उद्देश्य है, मेहनती लड़का विधेय है, और जो इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द है वो संयोजक कहलाता है। ठीक है। तो तर्क वाक्य के उद्देश्य और जो विधेय हैं वो ही पद कहलाते हैं। पद शब्दों का एक समूह है जो किसी तर्क वाक्य का उद्देश्य या विधेय होता है। तो जो शब्द किसी तर्क वाक्य का उद्देश्य या विधेय ना हो वो पद नहीं कहलाता। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं में मनुष्य और मरणशील जो शब्द हैं यही पद हैं, परंतु सभी और हैं ये पद नहीं हैं। सभी और हैं ये केवल शब्द हैं, क्योंकि वे इस तर्क वाक्य के उद्देश्य या विधेय नहीं होते। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सभी पद जो हैं वो शब्द होते हैं, परंतु सभी शब्द जो हैं वो पद नहीं होते हैं। ठीक है। तो पद में शब्द होने के साथ साथ कुछ विशेषताएं भी होती हैं। नंबर 1 कि पद जो है किसी तर्क वाक्य का या तो उद्देश्य होता है या विधेय होता है। ठीक है। दूसरा, पद का अपना एक निश्चित अर्थ भी होता है। तो पद जो है या टर्म जो है लैटिन भाषा के शब्द टर्मिनस से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक सीमा। तो इस तरह से पद विचार की सीमा तय करता है। तो तर्क वाक्य तर्क की इकाई है और तर्क वाक्य जो है पदों से बना हुआ है। आपको मैंने बताया था कि कैटेगरिकल प्रपोजिशंस या निरपेक्ष तर्क वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, AEIO। तो इन सभी निरपेक्ष तर्क वाक्यों में 2 ही पद होते हैं, एक उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। तो अब इस चैप्टर में हम पद से संबंधित 3 पक्षों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला है पदों की व्याप्ति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। क्वालिटी, क्वांटिटी और डिस्ट्रीब्यूशन में हम पदों की व्याप्ति पढ़ चुके हैं। अभी दोबारा मैं आपको समझा दूंगी। दूसरा है पदों के गुणार्थ यानी कैनोटेशन और निर्देश यानी डिनोटेशन। और तीसरा है पदों के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ टर्म्स। तो इस पद वाले चैप्टर में हम
इन तीन पक्षों पर, पद के तीन पक्षों पर विचार करेंगे। सबसे पहला है पदों की व्याप्ति, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स। तो कोई भी पद जो है डिस्ट्रीब्यूटेड यानी व्याप्त तभी कहलाएगा जब वो किसी क्लास के सभी सदस्यों को सूचित करे। उदाहरण के लिए जैसे जब ये कहा जाता है कि सभी विद्यार्थी मनुष्य हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर ह्यूमन बीइंग्स, तो इसमें जो विद्यार्थी पद है वो व्याप्त है, क्योंकि यह विद्यार्थी वर्ग के सभी सदस्यों को सूचित कर रहा है। इसके विपरीत यदि कोई पद किसी वर्ग के कुछ ही सदस्यों को सूचित करता है तो वह पद जो है अव्याप्त या अनडिस्ट्रीब्यूटेड कहलाएगा। जैसे कुछ बिल्लियाँ काली हैं, इसमें बिल्लियाँ जो पद है वो अव्याप्त है, क्योंकि इसमें एक वर्ग के कुछ ही सदस्यों की बात की जा रही है। तो इस तरह से एक पद व्याप्त कहलाएगा तब जब वह किसी वर्ग के सभी सदस्यों को इंगित करे, और एक पद अव्याप्त तब कहलाएगा जब वह किसी वर्ग के कुछ ही सदस्यों को इंगित करे। तो एक जो सर्वव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य है कि सभी SP हैं, यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रोपोजिशन, ऑल SRP में जो उद्देश्य पद S है वो हमेशा व्याप्त होता है, और जो विधेय पद P है वो हमेशा अव्याप्त होता है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं में उद्देश्य पद मनुष्य जो है वो सभी मनुष्यों को सूचित कर रहा है, इसलिए व्याप्त है। और इसके विपरीत जो विधेय पद मरणशील हैं वो सभी मरणशील प्राणियों को सूचित नहीं करता है। यहाँ यह केवल कुछ ही मरणशील प्राणियों को अर्थात मनुष्यों को ही सूचित कर रहा है, इसलिए यहाँ विधेय पद जो है अव्याप्त है। रख दो। ठीक है। इसी तरह से सार्वभौमिक नकारात्मक तर्कवाक्य जो है, जो ई आकार का तर्कवाक्य है, कोई SP नहीं है, इसमें उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त हैं। जैसे मनुष्य वर्ग के सभी सदस्यों को अमरता के वर्ग से बाहर रखा गया है। वो कह रहा है ना, कोई मनुष्य अमर नहीं है या कोई SP नहीं है। तो इसमें मनुष्य की जो क्लास है वो सभी मनुष्यों की बात कर रहा है, तो सभी सदस्यों को वो जो अमरणशील हैं के वर्ग से बाहर रख रहा है, इसलिए इसमें ई तर्कवाक्य जो है उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त बताए गए हैं। इसी तरह से जो अंशव्यापी भावात्मक तर्कवाक्य है, पर्टिकुलर एफर्मेटिव प्रपोजिशंस, जैसे कुछ SP है या सम SP में कोई भी पद व्याप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए जैसे कुछ छात्र जो है मतदाता हैं में उद्देश्य पद जो छात्र हैं या विद्यार्थी हैं वो कुछ विद्यार्थियों को ही सूचित कर रहा है, इसलिए ये अव्याप्त है। और विधेय पद मतदाता जो है अपने वर्ग के सभी सदस्यों को सूचित नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसे भी मतदाता हैं जो विद्यार्थी नहीं हैं, अतः अव्याप्त है। तो आई तर्कवाक्य में उद्देश्य और विधेय दोनों ही अव्याप्त होते हैं। इसी तरह से अंशव्यापी निषेधात्मक तर्कवाक्य जिसका मानक आकार O है, जैसे कुछ SP नहीं है में विधेय पद तो व्याप्त होता है, जबकि इसमें उद्देश्य पद अव्याप्त रहता है। उदाहरण के लिए जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं हैं, इसमें विधेय पद तो व्याप्त है, जबकि उद्देश्य पद विद्यार्थी व्याप्त नहीं है। उद्देश्य पद जो है केवल कुछ विद्यार्थियों को सूचित कर रहा है। ये तर्कवाक्य बता रहा है कि बुद्धिमान वर्ग जो है कुछ विद्यार्थियों के वर्ग से पूरी तरह से बाहर है, और इसलिए इसमें विधेय पद व्याप्त है। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी तर्कवाक्य के परिमाण से तो पता लगता है कि उद्देश्य पद व्याप्त है या नहीं। यदि तर्कवाक्य यूनिवर्सल हैं या सर्वव्यापी हैं तो उद्देश्य पद व्याप्त होता है, जैसे कि A और E में देखा हमने। अगर तर्कवाक्य अंशव्यापी हैं तो उद्देश्य पद अव्याप्त होता है, जैसे कि I और O में होता है। ठीक है। तो तर्कवाक्य का जो परिमाण है वो पूर्णव्यापी में तो उद्देश्य पद व्याप्त रहता है, अंशव्यापी में उद्देश्य पद अव्याप्त रहता है। तो किसी भी तर्कवाक्य के गुण से भी पता लगता है कि उसका विधेय पद व्याप्त है अथवा नहीं। तो भावात्मक तर्कवाक्यों में जैसे A और I में विधेय हमेशा अव्याप्त रहता है,
और निषेधात्मक तर्क वाक्यों में ई और ओ में विधेय पद हमेशा व्याप्त रहता है। ठीक है, तो निगमनात्मक तर्क की जो वैधता है वो आंशिक रूप से पदों की व्याप्ति के आधार पर निर्धारित होती है, जिसका हम विश्लेषण कैटेगरिकल सिलोजिज्म वाले चैप्टर में और विस्तार से करेंगे। अभी आपने केवल इतना जाना है कि पदों की व्याप्ति किस प्रकार से होती है, कोई पद व्याप्त या अव्याप्त कब कहलाता है, अभी हमने ये जाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।